Hey everyone, this is CA रूपल जैन मेकिंग टैक्सेशन इजी फॉर यू। और आज हम पहुंच गए हैं सेक्शन 10(1) दैट इज कॉल्ड एज व्हाट योर एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, तो ये हमारा रिवीजन लेक्चर नंबर 2 है। द रिवीजन इज एप्लीकेबल फॉर सीए, सीएस एंड सीएमए स्टूडेंट्स जो कि इंटरमीडिएट या एग्जीक्यूटिव में है फॉर मई 26, सितंबर 26, नवंबर दिसंबर 26, मई जून सितंबर नवंबर दिसंबर 26 एंड जैन 2027 एग्जाम्स। ठीक है, और हमने जो आपका एग्रीकल्चर जो इनकम है वो पूरा का पूरा एक पेज में जो है कवर कर दिया। सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपके एक पेज के अंदर मिल जाएंगे और ये जो है बच्चा हमारी चार्ट बुक में डिस्क्राइब किया गया है। तो अगर आप हमारी चार्ट बुक बाय करना चाहते हैं तो क्या बोलते हैं, नीचे जो वेबसाइट दी हुई वहां से बाय कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर का नाम। तो चैप्टर का नाम क्या है? एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, विच इज ट्रू, पार्शियली ट्रू और व्हाट। तो एक मैकेनिज्म है जिसको बताया गया है कि इस मैकेनिज्म को यूज करके आपको एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स जो है वो एग्जेम्प्ट करना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगी कि कैसे जो है वो एग्रीकल्चर इनकम कंप्यूट होती है, फिर उसमें से कैसे टैक्स निकलता है, क्या कंडीशंस होती है। तो एक लाइन में डिफाइन नहीं किया जाता था, लेकिन जनरल स्टेटमेंट ये दिया जा सकता है और बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता। इस स्टेटमेंट में कोई गलत नहीं है। ठीक है, अब वो जो एग्जेम्प्ट किया गया है तो कौन से उसमें एग्जेम्प्ट किया गया है? वो एग्जेम्प्ट किया गया है बेटा सेक्शन 10(1). सेक्शन 10 जो है वो बताती है क्या कि जितनी भी इनकम है इन पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद उन लोगों ने सबसेक्शन दे दिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जो 10(1) है वो एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्ट करता है, फिर 10(2) कुछ और होगा, 10(3). तो सेक्शन 10 में जितनी भी इनकम है उस पर टैक्स नहीं लगता है। सेक्शन 10 का काम ही यही है कि वो बताए कि कौन सी इनकम पे टैक्स नहीं लगता है। तो सेक्शन 10(1) जो है वो एग्जेम्प्ट करता है, किसको एग्जेम्प्ट करता है? एग्रीकल्चर इनकम को। इसमें एग्रीकल्चर की डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? टोटल एग्जेम्पशन। टोटल एग्जेम्पशन मतलब कि एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ द असेट। ठीक है, तो मैं आपके ना दिमाग में एक मेन बात डालना चाहती हूँ कि एग्जेम्प्ट इनकम, एग्जेम्प्ट इनकम टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, टोटल इनकम का पार्ट नहीं होती है। ठीक है, तो जो एग्जेम्प्ट इनकम है, कोई भी इनकम एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट इनकम का मतलब क्या है? ऐसी इनकम जिस पर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, तो हम उसको टोटल इनकम का पार्ट बनाते ही नहीं है, क्योंकि टोटल इनकम से हम टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, तो एग्जेम्प्ट इनकम इज नेवर अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम, ये चीज आपको दिमाग में भर लेनी है। ठीक है, एग्जेम्प्ट इनकम टोटल इनकम का पार्ट नहीं होती है कभी भी। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं टोटल एग्जेम्पशन, कि जो एग्रीकल्चर इनकम है वो कभी भी टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल इनकम इतनी है और एग्रीकल्चर इनकम इतनी है, तो इसका मतलब है वो एक्सक्लूडेड ही है। कभी भी आपको इंक्लूडेड अज्यूम करना ही नहीं है, और दूसरी बात कभी आप उसको इंक्लूड कर भी नहीं सकते, क्योंकि इंक्लूड करना अलाउड ही नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम जो है बेटा वो क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। एग्रीकल्चर इनकम जो है वो इंक्लूडेड नहीं है किसमें? टोटल इनकम के अंदर। ठीक है, अब डेफिनेशन जो है वो क्या बात करता है? डेफिनेशन बोलता है कि डेफिनेशन ना सर वो बहुत वाइड है, कवरिंग इनकम ऑफ कल्टीवेटर्स, लैंडलॉर्ड्स हु रेंट आउट एक्सेट्रा। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ वो नहीं है कि क्या बोलते हैं जो फसल उगा के बेच के कमा लिया, क्या वो एग्रीकल्चर है? उसके अलावा भी अगर मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड है और उसको मैं रेंट पे देती हूँ, और वो जो रेंटल इनकम है ना सर, वो भी क्या है? एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है, तो जो रेंटल इनकम आ रही है ना वो भी क्या है? एग्रीकल्चर इनकम है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या दिया हुआ है? एग्रीकल्चर इनकम का डेफिनेशन दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर इनकम जो है वो क्या होती है। तो आपको क्या देखना है? व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, क्या होती है एग्रीकल्चर इनकम? तो रेंट एंड रिवेन्यू फ्रॉम लैंड इन इंडिया। ठीक है, अगर मुझे क्या मिल रहा है? पहले पार्ट में क्या कवर किया गया है? तो पहले पार्ट में कवर किया गया है रेंट और रेवेन्यू फ्रॉम लैंड इन इंडिया एंड
यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, ठीक है। एपी मतलब एग्रीकल्चर पर्पस, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमने नीचे में दिया हुआ भी है, एपी जहां पर लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, एग्रीकल्चर पर्पस। एआई लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं लेना यहाँ पर लेना है एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई लैंड है जिससे मुझे क्या आ रहा है बेटा, रेंट आ रहा है या फिर रिवेन्यू आ रहा है, मतलब कोई टैक्सेस वैक्सेस है उसके ऊपर और कुछ आ रहा है, तो लैंड कोई से कोई इनकम हो रही है और वो लैंड यूज हो रही है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, ठीक है। कुछ पार्किंग वगैरह के लिए किसी और चीज के लिए यूज नहीं हो रहा है, वो यूज हो रहा है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए। तो फिर वो जो रेंट मुझे मिल रहा है ना मेरी एग्रीकल्चर लैंड से, वो भी एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है। अब क्या बोलते हैं रिवेन्यू, रिवेन्यू मीन्स अदर इनकम लाइक फीस फॉर रिन्यूअल ऑफ लीज। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरे को वो लैंड जो है वो लीज में मिली हुई है, तो फिर क्या बोलते हैं, मेरे को उस लैंड मैंने लीज में दी हुई है और मुझे क्या मिल रहा है, लीज रिन्यूअल फीस भी मिल रही है, मतलब रेंट के अलावा, लीज रेंट तो मिल ही रहा है, उसके अलावा मुझे उसका रिन्यूअल का भी पैसा मिल रहा है, ठीक है। सेकेंड क्या बोलते हैं, सब लेटिंग ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस इज ऑल्सो एग्रीकल्चर इनकम। सिर्फ लैंड को लेट करना ही, फर्स्ट टाइम लेटिंग आउट नहीं, सब लेटिंग मतलब कि मैंने किसी और को रेंट पे किया और वो बंदे ने भी किसी और को रेंट पे कर दिया, तो जो मिडिल मैन को भी जो इनकम हो रही है वो भी क्या है, आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। तो लेटिंग एज वेल एज सब लेटिंग फॉर एग्रीकल्चर पर्पस भी क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो क्या बोलते हैं, रेंट कैन बी इन मनी एंड काइंड, आपको पैसे में मिल सकता है, काइंड में भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये नोट है इसका, बट मेन लाइन क्या बोलता है कि रेंट और रिवेन्यू, लैंड इंडिया में होनी चाहिए और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए अगर यूज हो रही है और वहां से आपको रेंट मिल रहा है तो वो एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, सेकेंड पॉइंट, इनकम कनेक्टेड विथ लैंड, कि अगर आपको कोई इनकम मिल रही जो कि कनेक्टेड विथ लैंड है तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। तो कनेक्टेड विथ लैंड का जो मतलब है वो क्या होता है, अब कनेक्टेड विद लैंड में सबसे पहले बोलता है एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, कि अगर मैं कोई एग्रीकल्चर ऑपरेशन कर रहा हूं और उससे मुझे क्या हो रही है, इनकम हो रही है, तो वो भी क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है। तो एग्रीकल्चर ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, तो एग्रीकल्चर ऑपरेशन का मतलब होता है कि या तो आप बेसिक ऑपरेशन कर रहे हो या तो आप सब्सिक्वेंट ऑपरेशन कर रहे हो, ठीक है। बेसिक ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि मतलब उगाने से पहले, कोई भी प्लांट उगाने से पहले का, जैसे कि कल्टीवेशन ऑफ लॉन, कल्टीवेशन ऑफ ग्राउंड, टिलिंग, सोइंग, प्लांटिंग, ये सारी चीजें, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, योर बेसिक ऑपरेशन, जो कि स्टार्टिंग में हो रहा है। सब्सिक्वेंट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, विडिंग, डिगिंग, जो कि आपका प्लांट सूख गए हैं बट उसमें कुछ कीड़ा विड़ा लग गया है, कुछ हो गया, तो उसके बाद के ऑपरेशन जो है उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। तो चाहे आप बेसिक ऑपरेशन करो चाहे आप सब्सिक्वेंट ऑपरेशन करो, दोनों ही एग्रीकल्चर ऑपरेशन है। और एग्रीकल्चर ऑपरेशन करा के अगर आपको कोई इनकम हो रही है तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलते हैं, मैंडेटरी प्रोसेसिंग टू मेक प्रोड्यूस मार्केट फिट, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कोई मैंडेटरी प्रोसेस है जब प्रोडक्ट को मार्केट फिट बनाने के लिए जरूरी ही है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि गेहूं, ठीक है। अब मैंने गेहूं उगाया, तो गेहूं जो है पहले मेरे पास क्या बोलते हैं, गेहूं का रॉ फॉर्म आया, उसके बाहर में क्या बोलते हैं उसके कवर और पैकिंग भी लगी हुई थी, वो नहीं था, मतलब कि छिलका उसके बाहर नहीं आया था, गेहूं का छिलका लगा हुआ था। तो फॉर एग्जाम्पल कि वो जो गेहूं का लगा हुआ छिलका वो मार्केट में प्रोडक्ट फिट नहीं है, मैं अगर मार्केट में छिलका लगा हुआ गेहूं तो कोई मेरे से कंज्यूमर जो है वो नहीं खरीदेगा, मुझे उसको प्रोसेस करना ही पड़ेगा मेरे को प्रोडक्ट को मार्केट फिट बनाने के लिए, मतलब उसको क्या बोलते हैं उसके ऊपर का छिलका हटाना ही पड़ेगा, तभी जाके मेरा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट फिट बनेगा, ठीक है। तो अगर वो जो मैं छिलका हटाने का जो प्रोसेस है वो मैंडेटरी है, उसके बिना क्या बोलते हैं गेहूं मार्केट में नहीं बिक सकता, तो अगर कोई मैंडेटरी प्रोसेसिंग भी है, ठीक है, तो उसको अगर करके पैसा बनाया जा रहा है तो वो भी क्या है, आपका इनकम कनेक्टेड विद लैंड, मतलब एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है। और तीसरा क्या है, सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कि जो भी आपने एग्रीकल्चर से बनाया है उसको अगर आप बेचोगे तो वो एग्रीकल्चर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने आलू उगाया, ठीक है, आलू बेच दिया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, लेकिन आपने आलू उगाया, आलू का चिप्स बनाया, चिप्स बना के बेच रहे हो, तो क्या वो एग्रीकल्चर है, नहीं, तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। फिर आलू की मार्केट वैल्यू तक की जो इनकम है ना वो एग्रीकल्चर है, उसके ऊपर फिर वहां से चिप्स का जो वैल्यू एडिशन हुआ है
वो एग्रीकल्चर नहीं है। तो जो आपने एक्चुअली अपने ग्राउंड में ग्रो किया है, ठीक है, और उसको बेच रहे हो, तो वो क्या है, आपका एग्रीकल्चर इनकम है। तो इनकम कनेक्टेड विथ लैंड में या तो मेरे को एग्रीकल्चर ऑपरेशन से इनकम हो रही है, या तो मेरे को कोई प्रोडक्ट को मार्केट फिट बनाने के लिए अगर मैं कोई प्रोसेसिंग कर रही हूँ तो उससे इनकम हो रही है, या तो डायरेक्टली सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से अगर कोई इनकम हो रही है, तो वो भी क्या है, एग्रीकल्चर इनकम। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है, इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग। ठीक है, जैसे फार्म हाउस होते हैं ना, कि अगर मेरे पास कोई लैंड है, मैं साइड में एक घर बना के रखा हुआ है, अब उस घर में या तो मैंने किसी को दिया हुआ है रहने के लिए कि तुम यहाँ रह लो, अब मेरे फार्म की देखभाल कर लो, वो भी फार्म बिल्डिंग के यूज हो सकता है। फार्म बिल्डिंग के यूज क्या होते हैं समझना, कोई बंदा रह रहा है जो फार्म की देखभाल कर रहा है, या तो हमने उसको जैसे स्टोर हाउस या क्या बोलते हैं यूज किया है कि हमारे जो क्रॉप्स है उसको हम स्टोर कर रहे हैं, या तो एज अ ड्रेनेज हाउस की पानी वानी का स्टोरेज या टैंक बना के ऐसा यूज कर रहे हैं, या तो फिर हम फार्म के ऊपर ही मतलब कि छत के ऊपर फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, टेरेस फार्मिंग जो होती है वो कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसी जगह मतलब जैसे एग्रीकल्चर लैंड उसमें एक घर बना हुआ है, इकलौता घर, तो दैट इज कॉल्ड एज फार्म बिल्डिंग, और मुझे फार्म बिल्डिंग से इनकम हो रही है। अब पहले आपको बताया कि फार्म बिल्डिंग के यूजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बता रहे हैं क्या, कि कंडीशंस क्या होनी चाहिए उस फार्म बिल्डिंग की एग्जेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, बिल्डिंग मस्ट बी इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द वेसल, मतलब जो मेरा जमीन है उसी के अंदर ही बिल्डिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जमीन यहाँ है और बिल्डिंग 10 किलोमीटर दूर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं उसको फार्म बिल्डिंग कंसिडर नहीं करूंगी, फिर मैं एग्रीकल्चर इनकम का एग्जेम्पशन उसको नहीं दूंगी, ठीक है। यूज फॉर ड्वेलिंग हाउस, स्टोर हाउस ड्यू टू कनेक्शन विद द लैंड, वो कनेक्शन विद द लैंड है, मतलब वो ड्वेलिंग हाउस की तरह यूज हो रहा है, स्टोर हाउस की तरह यूज हो रहा है, मतलब बेसिकली एग्रीकल्चर पर्पज के लिए अगर यूज हो रहा है तो वो क्या है, फार्म बिल्डिंग है। अब एक्सेप्शन, लेटिंग आउट ऑफ फार्म एंड बिल्डिंग एज अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि तुमने बिजनेस के लिए उसको लेट आउट करके रखा है, मतलब एग्रीकल्चर के अलावा तुमने उसको रेसिडेंशियल हाउस को लेट आउट कर दिया किसी और पर्पज, जैसे कई लोग क्या करते हैं आजकल कि फार्म हाउस है, इधर 10 एकड़ का फार्म है, वहां तो बिल्डिंग हो ही रही है, बट यहाँ पे फार्म थोड़ा सा रिजॉर्ट जैसा कन्वर्ट कर देते हैं और उसको लेट आउट करना शुरू कर देते हैं, लोग आएंगे एंजॉय करेंगे, थोड़ा सा स्विमिंग पूल वगैरह बना देते हैं, तो आसपास की ग्रीनरी हो जाएगी उनके लिए, और प्लस इधर हमारा रिजॉर्ट जो है वो ऐसा ओपन हो जाएगा, तो वो एग्रीकल्चर नहीं है। ये तो क्या करेंगे लोग, रिजॉर्ट बनाएंगे, बाजू में आधा एकड़ का फार्मिंग शुरू कर देंगे, बोलेंगे कि ये फार्म हाउस है और ये क्या बोलते हैं हमारा एग्रीकल्चर है, तो ये कनेक्टेड विद द लैंड है, तो हमारा ये एग्रीकल्चर हो जाएगा, नहीं। इसी वजह से इसको बोला है कि अगर आप एग्रीकल्चर पर्पज के लिए अगर उसको नहीं बल्कि बिजनेस पर्पस के अगर उसको लेट आउट कर रहे हो तो फिर वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है। तो अभी अपन लोगों ने क्या पढ़ा है बेटा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ा है क्या, एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम में सबसे पहला है लैंड और रेवेन्यू फ्रॉम दिस पर्सन, मतलब कि अगर लैंड से हो रहा है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस तो एग्रीकल्चर है। इनकम कनेक्टेड विद द लैंड, चाहे एग्रीकल्चर ऑपरेशन से हो रहा हो, चाहे मैंडेटरी प्रोसेसिंग करके हो रहा हो, चाहे सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रहा है वो। और तीसरा है आपका इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग, तो फार्म बिल्डिंग भी अगर एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हो रही है तो फिर एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है सर, उसके बाद बोलता है इनकम फ्रॉम नर्सरी दैट इज एग्रीकल्चर इनकम। अगर नर्सरी से इनकम हो रही है, मैम नर्सरी मतलब नॉट दैट नर्सरी क्लास, नॉट दैट नर्सरी, ऑब्वियसली आपको पता होगा कि नर्सरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर छोटे छोटे ग्रो बैग्स में लोग अपने प्लांट उगाते हैं, तो बेसिक जो प्लांटेशन है वहां से करके फिर लोग उसको लेके जाते हैं, उसको बोलते हैं क्या, नर्सरी। बट नर्सरी में क्या होता है कि जो बेसिक क्या बोलते हैं सोइंग होता है, टिलिंग होता है, प्लांटेशन, वो लैंड के ऊपर नहीं होता। जो बेसिक ऑपरेशन है वो लैंड के ऊपर परफॉर्म नहीं होते, वो तो ग्रो बैग के ऊपर उनके क्या बोलते हैं उसके ऊपर परफॉर्म होते हैं, और जो प्लास्टिक बैग होता है उसके ऊपर करते हैं। वो लोग लैंड के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं करते, फिर भी इसका नाम अलग से डाला गया है। वो बोलते हैं कि नर्सरी में आपको सोचना नहीं कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही, आपको सीधा देखना है कि अगर नर्सरी है तो वो एग्रीकल्चर इनकम है, मान लिया जाएगा कि उसको एग्रीकल्चर इनकम है, तो इसलिए वो क्या है, डेफिनेशन में ही इंक्लूडेड है। आई होप आई एम क्लियर। यस। उसके बाद ये जो डब्बा है ना, वो दिया हुआ है किस चीज का, तो ये डब्बा दिया हुआ है एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम किसको बोलते हैं, मतलब कौन सी इनकम एग्रीकल्चर है, कौन सी इनकम नॉन एग्रीकल्चर है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, नॉन एग्रीकल्चर आइडेंटिफाई करना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं अपन, इनकम फ्रॉम सैपलिंग सीडलिंग ग्रोन इन नर्सरी, तो अगर आपको सैपलिंग सीडलिंग करके जो नर्सरी में ग्रो कर रहे हो वो एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है। ग्रोइंग फ्लावर्स एग्रीकल्चर है। क्रीपर्स, रेंट फ्रॉम लैंड फॉर गेजिंग ऑफ कैटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ठीक है।
अगर मैं गाय भैंस चराने लेके जा रही हूँ अपनी लैंड में, जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए, गाय भैंस चराने लेके जा रही हूँ अपनी लैंड में, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए अगर ले जा रही हूँ, तो उस केस में वो एग्रीकल्चर है। एट ग्रोइंग ऑफ बैम्बू, ये अलग है ना, यहाँ पर ये हो गया, इसका कॉमा खत्म। फिर नेक्स्ट है आपका ग्रोइंग ऑफ बैम्बू, बैम्बू ग्रो करना भी एग्रीकल्चर है। सबसे पहला बोलते हैं नर्सरी एग्रीकल्चर है, फ्लावर्स एंड क्रीपर्स एग्रीकल्चर है, रेंट फ्रॉम लैंड, मतलब कि मेरे को कोई लैंड, मेरी लैंड है, उसमें लोग आके अपना कैटल गेज कर रहे हैं फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके बाद नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इनकम फ्रॉम ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। ठीक है। अगर आपको क्या बोलते हैं मेल मिलाप किया जा रहा है, क्या बोलते हैं गाय भैंस भेड़ बकरी का, तो फिर वो क्या है आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग जो है वो आपका वही मुर्गी के अंडे, जहाँ तो वो अलग से आप मुर्गी पालन करके अंडे बना रहे हो, तो वो एग्रीकल्चर नहीं है। फिशरीज, क्या बोलते हैं मछली या तालाब से निकाल के अगर कर रहे हो तो वो नहीं है। डेयरी फार्मिंग, दूध और क्या बोलते हैं गाय गाय पालना, तो बेसिकली गाय पालना फार्मिंग नहीं है। फिशरीज मछली पालना फार्मिंग नहीं है। मुर्गी पालना फार्मिंग नहीं है। और ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक भी सॉरी एग्रीकल्चर नहीं है। फार्मिंग तो लिखा हुआ है बट इसको एग्रीकल्चर कंसिडर नहीं किया जा रहा है। मुर्गी पालन, मछली पालन, क्या बोलते हैं गाय भैंस, क्या बोलते हैं डेयरी वाला, ये सारी चीजें कुछ भी एग्रीकल्चर नहीं है। आई होप आई एम क्लियर। यस, दिस इज व्हाट योर एग्रीकल्चर इनकम इज। ये डेफिनेशन है ना, व्हाट है मतलब ये डेफिनेशन की एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन है। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है। इसका ना मतलब समझना ज्यादा जरूरी है रादर देन डायरेक्टली रटिंग कि मैं रट लू एग्जाम के लिए। एग्जाम में कभी इसका डेफिनेशन एज इट इज नहीं पूछा जाएगा। इंटरप्रिटेशन के लिए आपको एक काम आ सकता है, तो आपको जब भी आप चार्ट बुक पढ़ोगे तो आपको पढ़ना जरूर है। ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, स्पेशल रूल फॉर टी कॉफी एंड रबर, कि अगर आप टी उगाते हो, कॉफी उगाते हो या फिर रबड़ उगाते हो, ठीक है, तो उसमें ना हमने पूरा एग्रीकल्चर नहीं दिया है। पता नहीं सरकार को क्या प्रॉब्लम है, सरकार बोलती है कि टी कॉफी और रबड़ जो है ना वो पूरे एग्रीकल्चर है, उसमें कुछ परसेंटेज एग्रीकल्चर है। तो ये जो परसेंटेज है वो मैम कैसे लगाएंगे, तो ये परसेंटेज जो है ना वो आपको नेट प्रॉफिट में लगाना है। मतलब पहले पूरी इनकम कैलकुलेट करनी, पूरे खर्चे डेप्रिसिएशन वगैरह सैलरी वैलरी जो बिजनेस का खर्चा है वो माइनस करने के बाद जो आपका नेट प्रॉफिट बचेगा ना, उसमें से आपको परसेंटेज निकालना है कि इतना एग्रीकल्चर है और इतना जो है वो क्या है, बिजनेस है। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है। अब रूल देखते हैं क्या बोलता है ये। रूल 8, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी। ठीक है। क्या बोल रहा है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, कि अगर आप क्या कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो टी। एग्रीकल्चर इनकम कितना लिखा है, 60%। बिजनेस इनकम कितना लिखा है, 40%। तो अगर आप टी उगा रहे हो, ठीक है, अगर आप टी उगा रहे हो तो 60% एग्रीकल्चर है, 40% जो है वो क्या है, बिजनेस है। उसके बाद इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी, कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या ग्रोइंग कर रहे हो कॉफी, तो कॉफी में अगर सिर्फ बेसिक ऑपरेशन किया है, सिर्फ ग्रोन और कर्ड किया है, तो मतलब ज्यादा एग्रीकल्चर है, तो 75% एग्रीकल्चर है और 25% जो है वो बिजनेस इनकम। ठीक है। लेकिन हमने थोड़ा सा ज्यादा प्रोसेस कर लिया है, मतलब ग्रोन कर्ड रोस्टेड और ग्राउंडेड इतना ज्यादा प्रोसेसिंग कर लिया है, तो एग्रीकल्चर का रेशो कम हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर का हो जाएगा 60:40। ठीक है। एग्रीकल्चर का 60 हो जाएगा, क्या बोलते हैं बिजनेस का हो जाएगा 40। तो अल्टीमेटली अगर आपने कॉफी को ज्यादा प्रोसेस कर दिया तो वो तो टी के एग्जाम्पशन में चली गई ना। कॉफी अगर ज्यादा प्रोसेस हो गई तो वो क्या बन गई, टी बन गई। तो टी के लिए एक ही रेट है, 60 और 40। कॉफी के लिए अगर सिर्फ बेसिक ऑपरेशन है ग्रोन एंड कर्ड तो 75 एंड 25। ज्यादा प्रोसेस कर दिए ग्रोन कर्ड रोस्टेड ग्राउंडेड तो 60 एंड 40। ठीक है। एंड इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हाट योर रबर, रबर में कितना है, 65 एंड 35। ठीक है। जो ज्यादा वाला है ना सर वो क्या है, एग्रीकल्चर, और जो कम वाला है वो क्या है, बिजनेस। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है। तो दिस इज व्हाट योर स्पेशल रूल फॉर टी कॉफी एंड रबर। टी में कितना है बेटा, 60-40। कॉफी में अगर बेसिक ऑपरेशन है तो 75 और 25, और अगर ग्रोन कर्ड रोस्टेड गाउंडेड तो 60 एंड 40। और रबर का तो अपना अलग ही रेट है, दैट इज 65 एंड 35। दिस इज इंपॉर्टेंट, यू शुड लर्न फॉर एग्जाम। ठीक है। उसके बाद अच्छा ये कैलकुलेट कैसे होगा, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फॉर्मेट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फॉर टी कॉफी एंड रबर, कि टी कॉफी और रबर की इनकम जो है वो कैसे निकालेंगे। तो मैं जैसे आपको बोला है ना, नेट प्रॉफिट निकालना है, बस वैसे आपको ध्यान रखना है कि पहले आप सेल वैल्यू ले लोगे टी कॉफी रबर की, फिर जो भी आपके खर्चे हुए हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन पर्पस के लिए, वो आप क्या कर दोगे सर, माइनस कर दोगे। जितने खर्चे, डेप्रिसिएशन हुआ है, सैलरी हुआ है, रेंट हुआ है, जो खर्चा है वो माइनस कर दिए। तो अपना आ गया इनकम फ्रॉम टी कॉफी रबर बिजनेस। तो ये मेरा क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। क्या है, नेट प्रॉफिट आया। नेट प्रॉफिट है बट बिफोर बाइफरकेशन, क्योंकि मैंने अभी एग्रीकल्चर और बिजनेस का बाइफरकेट नहीं किया। उसके बाद ये जो इनकम आएगी उसमें से आपको 75%, फॉर एग्जाम्पल अगर ये कॉफी का है तो हमने ये एक एग्जाम्पल रेशो दिया, ये रियल रेशो नहीं है, तो जो भी आपका रहेगा वो रेशो में आप डाल दीजिएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, बाइफरकेशन शुड बी मेड आफ्टर क्लेम फॉर पीजीबीपी एक्सपेंस। ठीक है, पीजीबीपी एक्सपेंसेस के पहले आपको बाइफरकेट नहीं करना है, पहले पूरे खर्चे माइनस कर दो फिर करो। बाइफरकेशन शुड बी मेड फॉर लॉसेस ऑल्सो। ठीक है, और एग्रीकल्चर इनकम का अगर लॉस है ना तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो, क्योंकि एग्जेम्प्ट इनकम का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, और बाइफरकेशन आपको लॉसेस का भी करना। ठीक है, और दिस इज व्हाट योर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फॉर टी कॉफी एंड रबर बिजनेस। आई होप आई एम क्लियर। नेट प्रॉफिट में निकालना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पार्शियल इंटीग्रेशन फॉर एग्रीकल्चर। सर क्या होता है ये, ध्यान से समझना। ठीक है, पार्शियल इंटीग्रेशन कब एप्लीकेबल होता है, पार्शियल इंटीग्रेशन बेटा एप्लीकेबल होता है जब आप एक इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, ओओपी हो या बीओआई हो, या कंपनी वगैरह के लिए कॉन्सेप्ट है नहीं। एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी 5,000 से ज्यादा है, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम जो है 5,000 से ज्यादा है, और आपकी जो अदर इनकम है, मतलब जो आपकी टोटल इनकम है, वो मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। ठीक है, तो जो आपकी टोटल इनकम जो है ना, जो टोटल इनकम आप, मैं बोल रही हूँ क्योंकि टोटल इनकम अलग है, एग्रीकल्चर इनकम टोटल इनकम का इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, तो जो आपकी टोटल इनकम है ना, टोटल इनकम जो है वो क्या है, मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। तो ये दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, साथ में सेटिस्फाई होना चाहिए, इसलिए इन दोनों के बीच में क्या लिख देंगे अपन, एंड। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या लिख देंगे, एंड, कि एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 से ज्यादा है, और अगर क्या बोलते हैं टोटल इनकम जो है वो क्या बोलते हैं मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा। मैम पार्शियल इंटीग्रेशन में करते क्या है, पार्शियल इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, तो जो मेरी टोटल इनकम है वो मैं ले लूंगी, एग्रीकल्चर इनकम है वो ले लूंगी, दोनों को ऐड कर दूंगी, तो मेरा क्या बन जाएगा, एग्रीगेट इनकम। ठीक है, दोनों इनकम ले ली। अब मेरे को टैक्स निकालना है ऑन एग्रीगेट इनकम, नॉर्मली जैसे अपन स्लैब रेट से निकालते हैं, जो भी अपना तरीका है, स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट डालते हैं, तो स्लैब रेट से मैं क्या निकाल लूंगी, अपनी इनकम निकाल लूंगी। अब ये जो स्लैब रेट से मैंने निकालना है, ये एग्रीगेट इनकम का टैक्स है। तो एक तो टोटल इनकम है, एक एग्रीकल्चर इनकम है, दोनों को ऐड कर दिया तो एग्रीगेट इनकम बन गए। एग्रीगेट इनकम पे मैंने टैक्स निकाल लिया। अब इस एग्रीकल्चर इनकम का जो टैक्स है ना, मेरे को माइनस करना है इसके टैक्स में से, तो ये टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम निकालूंगी मैं। अब टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम निकालते कैसे हैं, तो टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकालते हैं, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम जो ऊपर में है, तो जो एग्रीकल्चर इनकम है वो लेंगे, और प्लस बेसिक एग्जामेशन लिमिट जो है वो उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, और वो दोनों अमाउंट को मिला के अपन नॉर्मली जो है वो क्या करेंगे, टैक्स कैलकुलेट करेंगे। वापस से बता रही हूँ कैसे टैक्स निकालना है, एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जामेशन लिमिट दोनों को ऐड करके उसके ऊपर टैक्स निकालना है, और उस टैक्स को क्या करेंगे अपन यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो ये ए माइनस बी हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा फाइनल टैक्स पेबल। ठीक है, ए माइनस बी हो जाएगा तो आपका आ जाएगा क्या, फाइनल टैक्स पेबल। आई होप आई एम क्लियर। ध्यान से वही देख लो कि पहले क्या किया, टोटल एग्रीकल्चर मिला के एग्रीगेट पे क्या कर लिया, टैक्स निकाल लिया, फिर एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स जो है वो माइनस करना है, तो एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जामेशन लिमिट दोनों को ऐड कर दिया, और उस पर टैक्स निकाल के यहाँ पे माइनस कर दिया, तो मेरा आ गया क्या, फाइनल टैक्स पेबल। इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल इंटीग्रेशन। तो पार्शियल इंटीग्रेशन कब एप्लीकेबल होता है, कि अगर एग्रीकल्चर इनकम मोर देन 5,000 हो और जो टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जामेशन लिमिट से ज्यादा हो। अगर मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो मेरे को डायरेक्ट क्या करूंगी, मैं डायरेक्ट टोटल इनकम पे निकालूंगी, एग्रीकल्चर इनकम को एग्जाम्प्ट करके कभी इंक्लूड ही नहीं करूंगी।
ठीक है। पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट ही तब लगेगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो एग्रीकल्चर इनकम पे आप कभी भी इंक्लूड ही नहीं करोगे टैक्स निकालने के लिए। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है। अब यहां तक हो चुका है हमारा। तो अभी हम एग्रीकल्चर इनकम पढ़ लिया है, रूल्स पढ़ लिया है टी कॉफी रबर के, टी कॉफी रबर की इनकम कैसे निकालते हैं और पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दैट इज कि रूरल लैंड और क्या बोलते हैं अर्बन लैंड जो है वो क्या होता है। क्यों रूरल लैंड और अर्बन लैंड, रूरल एरिया अर्बन एरिया? क्योंकि जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है वो ही एग्रीकल्चर है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, आप पे लिख देना रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज एग्रीकल्चर इनकम, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड नॉट एंड एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है। अगर आपके पास अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, वहां पे आप फार्मिंग करते हो तो आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल सच है। बहुत ही क्या बोलते हैं अगली ट्रूथ है, बट ये सच है कि अगर आप अर्बन जगह पे अगर फार्मिंग करते हो तो आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। तो रूरल एरिया क्या होता है? तो रूरल एरिया होता है विच इज नॉट एन अर्बन एरिया। नाइस। मतलब लॉ ने किसको डिफाइन किया? लॉ ने अर्बन एरिया को डिफाइन किया कि ये अर्बन है, इसके बाहर जो है वो क्या है? रूरल। ठीक है। तो अर्बन अर्बन डिफाइन कर दिया, बचा हुआ क्या है आपका? रूरल एरिया। ठीक है। तो अर्बन एरिया में सबसे पहला डेफिनेशन जो है वो क्या बोलता है कि अगर कोई भी एरिया है जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है तो वो अर्बन एरिया। ठीक है। अगर कोई एरिया जिसकी पॉपुलेशन, एक जनरल डेफिनेशन है कि अगर कोई एरिया जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है तो वो क्या है? अर्बन एरिया। पहला पैरामीटर दिया डिफाइन करने का। दूसरा पैरामीटर जो है वो क्या दिया? वो क्या बोला कि आपको ना म्युनिसिपैलिटी से एरिया कंपेयर करना है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये म्युनिसिपैलिटी है तो म्युनिसिपैलिटी में से 2 किलोमीटर तक के एरिया की पॉपुलेशन कितनी है, 6 किलोमीटर तक के एरिया की पॉपुलेशन कितनी है, 8 किलोमीटर तक के एरिया की पॉपुलेशन जो है वो कितनी है। ठीक है। तो 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर तक की पॉपुलेशन जो है वो क्या की गई है? डिफाइन की गई। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है। तो एरिया अप टू द फॉलोइंग किलोमीटर फ्रॉम म्युनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड। तो एरिया अप टू 2 किलोमीटर, एरिया अप टू 6 किलोमीटर और एरिया अप टू 8 किलोमीटर। ठीक है। तो एरिया अप टू 2 किलोमीटर, एरिया अप टू 6 किलोमीटर एंड एरिया अप टू 8 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमको सिर्फ 2, 6 और 8 देखना है। अगर 8 के बाद 10 किलोमीटर दिया हुआ है तो फिर वो क्या है आपका? रूरल एरिया। ठीक है। तो आपको सिर्फ 8 किलोमीटर तक का देखना है। अभी क्या बोल रहा है कि जो 2 किलोमीटर तक का एरिया है, क्या वहां की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है और 1 लाख तक है? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो वो अर्बन है, नहीं तो क्या है? रूरल एरिया। अगर 6 किलोमीटर तक का एरिया है तो पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, अप टू कहाँ तक है? 10 लाख है। और अगर 8 किलोमीटर तक का एरिया जिसकी पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख है, ठीक है, तो वो क्या है? अर्बन एरिया है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है एरिया गिवन इन क्वेश्चन इज मोर देन 8 किलोमीटर, देन इट इज व्हाट योर रूरल एरिया। ठीक है। तो मैं आपको वापस से बता रही हूँ कि अर्बन एरिया के दो पैरामीटर दिए हुए 1 और 2। 1 क्या बोलता है? कोई भी एरिया जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है वो अर्बन एरिया है। अब सेकंड बोलता है कि म्युनिसिपैलिटी से कंपेयर करना है कि म्युनिसिपैलिटी में एरिया अप टू 2 किलोमीटर, पॉपुलेशन मोर देन 10,000 अप टू 1 लाख, population up to 6 kilometer, more than 1 lakh up to 10 lakh, up to 8 kilometers more than 10 lakh। तो ये अर्बन एरिया, अदरवाइज क्या है? रूरल एरिया। अब क्या बोलते हैं आपका नीचे लाइन, ओनली रूरल एग्रीकल्चर लैंड इनकम इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम एंड विल बी एग्जाम्प्ट। रूरल एग्रीकल्चर लैंड ही एग्रीकल्चर है, बाकी चीजें एग्रीकल्चर नहीं है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोलते हैं? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इज टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन। मतलब अगर अर्बन मतलब सेल, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का सेल जो है वो कैपिटल गेन में जाएगा और इनकम अगर है एग्रीकल्चर इनकम तो वो अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। और आपका मेन बिजनेस वही है तो पीजीबीपी में भी हो सकती है। ठीक है। और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट दैट वी हैव कवर्ड, क्योंकि कैपिटल गेन में भी आता है और यहाँ पर भी आएगा। नेक्स्ट वी हैव इज केस लॉस। ठीक है। केस लॉस जो है वो आपका क्या करते हैं कि दिमाग क्लियर करते हैं कि मतलब ऐसे ऐसे केसेस हो सकते हैं तो इसमें किसको एग्रीकल्चर माना जाता है और इन जनरल किसको एग्रीकल्चर नहीं माना जाता है। ठीक है। केस लॉ में सबसे पहला जो है वो क्या है बेटा? आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी का, और यहाँ पर है फार्मर्स।
अब कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो क्या करती है, जो उसके पास क्रीम है ना, मतलब फॉर एग्जांपल जिससे घी बनता है, तो वो क्या करती है, बटर बनाती, घी बनाती फ्रॉम द क्रीम इन दी फैक्ट्री। आपको पता है कि क्रीम कैसे निकलता है दूध से, और उसके बाद उसको बटर जो है वो कैसे बनता है। पता हो नहीं पता तो घर में मम्मी से पूछ लेना, वो बता देंगे, ठीक है, कि मम्मी क्रीम क्या होता है, बटर क्या होता है, तो वो आपको बता देंगे। मक्खन, बेसिकली दिस इज व्हाट योर मक्खन, मक्खन से क्या बनाती है, वो घी बनाती है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, अब सेल ऑफ बटर बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या वो एग्रीकल्चर इनकम है? मतलब वो क्या करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी कि ना, मक्खन खरीदती है किससे, फार्मर से, और उसके बाद उससे क्या सेल करती है, उससे उसको घी जो है वो सेल करती है। तो ये जो घी जो सेल कर रही है, क्या वो एग्रीकल्चर इनकम है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि देर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन विद द लैंड। कोई लैंड का डायरेक्ट कनेक्शन है क्या? नहीं। क्या किया, फार्मर से उन्होंने क्या खरीदा है, तो फार्मर से उन्होंने एक मक्खन खरीदा और उसका घी बना दिया और घी बना के बेच दिया। तो क्या वो एग्रीकल्चर इनकम है? नहीं, क्योंकि कोई डायरेक्ट कनेक्शन विद द लैंड जो है वो नहीं है। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, नाउ सेकेंड क्या है कि एक्स है जो कि मैनेजिंग एजेंट है एक्स लिमिटेड का, मैनेजिंग एजेंट है, ठीक है। अब जो एक्स लिमिटेड है ना, जिसकी 40% एग्रीकल्चर इनकम है और 60% जो वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम। एक्स लिमिटेड का वो बिजनेस होगा जिसकी 40% बिजनेस जो एग्रीकल्चर है, 60% नॉन एग्रीकल्चर है। अब एक्स लिमिटेड जो है वो कमीशन पे करती है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट टू एक्स, क्योंकि वो एजेंट है तो बेसिकली सेल्स करवाता है और सेल्स के थ्रू उसको कमीशन मिलता है। तो मिस्टर एक्स को क्या मिल रहा है, मिस्टर एक्स को मिल रहा है कमीशन एक्स लिमिटेड से। तो जो कमीशन रिसीव हो रहा है एक्स को, क्या वो एग्रीकल्चर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, कि प्रोपोर्शनल एग्रीकल्चर माना जाएगा? वो बिल्कुल भी एग्रीकल्चर नहीं माना जाएगा, वो पूरा का पूरा नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, वो डायरेक्टली पूरा टैक्स लग जाएगा। तो एक चीज समझना कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, वहां के आप एजेंट हो, वहां के आप एम्प्लॉय हो, आपको सैलरी मिल रही है, किसी भी तरीके से कंपनी से आपको कुछ मिल रहा है, तो आपकी इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम ही है। कंपनी जो है वो बिजनेस करे तो कंपनी के लिए एग्रीकल्चर, लेकिन अगर वो उस खर्चे का कोई खर्चा क्लेम करे, फॉर एग्जाम्पल मुझे सैलरी मिल रही है, तो कंपनी तो उसका खर्चा क्लेम करेगी ना। तो मेरी जो सैलरी इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे ना ये मिस्टर वाई है। मिस्टर वाई के पास क्या है, 100 एकर्स ऑफ लैंड है। अब वो 100 एकर्स ऑफ लैंड क्या करता है, सिर्फ गाय चराने के लिए यूज करता है। गाय चराता है 100 एकर्स ऑफ लैंड में, और फिर वहां से गाय को क्या बोलते हैं, गाय मतलब चरते हैं गाय, उसके बाद उनका जो है वो दूध का काम है, तो गाय चराने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पार्ट ऑफ द लैंड इज यूज फॉर पैस्चर ऑफ काउस। पार्ट ऑफ लैंड जो है वो, land is purely maintained for manuring and other purposes connected with agriculture. Only surplus needs after satisfying the necessities is sold in the market. ठीक है। तो अल्टीमेटली जो पूरा का पूरा है वो क्या बोलते हैं, लैंड है वो यूज हो रहा है किसके लिए, पैस्चर ऑफ काउस, मतलब कि गाय चराने के लिए यूज हो रहा है। तो जो सेल ऑफ मिल्क है, क्या वो एग्रीकल्चर इनकम है? नहीं। उन लोगों का मिल्क का ही बहुत बड़ा काम है, तो जो मिल्क बेचना, डेयरी फार्मिंग करना, क्या वो एग्रीकल्चर है? नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया, डेयरी फार्मिंग इज नॉट एन एग्रीकल्चर। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि केस ऐसा होता है कि 100 एकड़ लैंड है, 100 एकड़ लैंड में खेती करते हैं, और फिर जो थोड़ा सा और 10 गाय है, तो 10 गाय ऐसे ही मतलब जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए 10 गाय रखी हुई है, तो ऐसा बिजनेस नहीं है। उनका मिल्क का ही बहुत बड़ा बिजनेस है, जो उसमें वो लैंड यूज करते हैं और मिल्क का बड़ा बिजनेस करते हैं, तो उस केस में उसको एग्रीकल्चर नहीं माना जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेन खेती का काम है और 10% जो है वो काव रखी गई है, और फिर वो काव है तो दूध भी आ जाता है, तो वो वाला सीन है, तो उस केस में उसको एग्रीकल्चर मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ, जो पेड़ अपने आप उग जाते हैं, अगर आप उनको बेच दोगे तो क्या वो एग्रीकल्चर इनकम है? नहीं। कि जो फॉरेस्ट है, जो स्पॉन्टेनियस ट्रीज जो ऑटोमेटिक उग जाते हैं, उनमें कोई उगाने में कोई मेहनत नहीं लगी है, ठीक है, तो वो एग्रीकल्चर नहीं है। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। सो दिस इज फॉर ऑल, थैंक यू एवरीवन, आई होप यू गाइस लाइक द लेक्चर। आपको बहुत कंसाइज लगा होगा, सारी चीजें जो वो समझ आई होगी। एक चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि क्वेश्चन बैंक, ये वाला क्वेश्चन जो है इलस्ट्रेशन नंबर 3, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मैं रेपिटेटिवली देख रही हूँ, कॉन्सेप्ट एमसीक्यू में टेस्ट किया जा रहा है, बहुत सारी जगह पे टेस्ट किया जा रहा है, तो प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से करना, ठीक है। और हमारे एग्रीकल्चर इनकम में सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चन है, तो 9 ही क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी जाके आप एग्रीकल्चर का वीडियो भी दीजिए, और इसका तो फ्री पीडीएफ डाला हुआ है, तो आप वहां से वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो गो एंड डाउनलोड दिया है, और अगर आपको बुक्स बाय करनी है तो आप वेबसाइट में
नीचे जो दी हुई वेबसाइट है उसमें जाके बाय कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। आई होप यू गाइस आर लाइकिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीवन।